हेलो गाइज। और इस वीडियो में मैं बताऊंगा आपको कि जो अभी प्राइवेटाइजेशन होते जा रहा है, प्राइवेटाइजेशन जिसे आप निजीकरण बोलते हैं, मतलब कि प्राइवेट बनाई जाती है हर एक चीज़ों को। इसमें मतलब कि जो सरकार का नियंत्रण होता है वो हटाया जाता है मेनली। तो इसके बारे में आज मैं आपको बताऊंगा कि आखिर में ये होता क्या है, और अभी जो ये हमारे देश में चल रहा है तो इससे फ़ायदे क्या है और इससे नुकसान क्या है, और इसमें आपको हर एक चीज़ें बताई जाएंगी। तो आपको बिल्कुल नहीं सोचना, एक एक चीज़ इसमें मैं आपको बताऊंगा और बहुत ही अच्छे से क्लियरिफिकेशन दूंगा। तो बस आप इसको देखते रहिए तो आपको हर एक चीज़ इसमें पता चल जाएंगी। तो पहले अभी हम देख लेते हैं इसमें कि ये होता क्या है पहले निजीकरण। और उसके लिए आपको जानना पड़ेगा कि जैसे आर्थिक प्रणालियाँ होती है, मतलब कि जो टाइप ऑफ इकोनॉमिक सिस्टम अपनाया जाता है देश में, उसको आपको जानना यहाँ पे ज़रूरी हो जाएगा। फिर आप समझ पाएंगे कि आखिर में प्राइवेटाइजेशन हमारे यहाँ हो क्या रहा है और इसका क्या फिर फायदा है। तो पहले मैं आपको बता दूं कि देखिए इकोनॉमिक 4 टाइप की होती हैं, मतलब जो भी देश फॉलो करता है तो इन्हीं चारों में से एक फॉलो करता है। तो पहला आप देखेंगे कि कैपिटलिस्ट जिसे बोला जाता है, कैपिटलिस्ट। और दूसरा इसी में होता है, आप सुने भी होंगे नाम, बहुत ये चलते रहता है कैपिटलिस्ट। तो ये पहला वाला हो गया, इसको पूंजीवादी बोलते हैं। और दूसरा होता है सोशलिस्ट, सोशलिस्ट बोला जाता है दूसरे को। और तीसरा एक इसी में होता है जिसे आप मिक्स बोलते हैं। और चौथा आप जिसे सुनेंगे ये कम्युनिस्ट होता है। कम्युनिस्ट का भी आप बहुत नाम सुने होंगे। तो ये 4 तरह की जो भी इकोनॉमिक सिस्टम होती है, तो ये कोई भी देश होता है तो इसको फॉलो करता है। तो अब मैं आपको कैपिटलिस्ट के बारे में थोड़ा सा बता दूं। तो कैपिटलिस्ट वही होता है जिसमें कि उदार नीति होती है। मतलब उदार नीति, इसमें कोई भी जो कंपनी होती है वो कुछ भी कर सकती है, चाहे आप हैं चाहे कोई भी है, तो इसमें कोई भी कुछ भी कर सकता है। इसमें जो भी चीज़ें होती है बाजार द्वारा निर्धारित होती है। अगर किसी का मांग है तो वो कंपनी ज़्यादा भी लग सकती है, और किसी का मांग वगैरह ज़्यादा नहीं है तो मतलब इसमें मेनली आप थोड़ा सा समझ लीजिए, जैसे सरकार का कम हस्तक्षेप होता है, सरकार ज़्यादा इंटरफेयर इसमें नहीं करती है, जो चाहे लोग इसमें कर सकता है। और दूसरा होता है सोशलिस्ट जिसे हम समाजवादी बोलते हैं। और इसमें जो होता है सामाजिक क्षेत्र के मतलब विकास और विकास के लिए इसमें सरकार का ज़्यादा हस्तक्षेप होता है। सरकार मतलब ज़्यादा इंटरफेयर करती है, और निजी उद्योग वगैरह कम लगते हैं। कम क्या लगते हैं, मतलब लगते ही नहीं है इसमें। और ये सामाजिक कल्याण के लिए की जाती है, मतलब जितने भी रिसोर्स हैं उसको सरकार अपने अंडर में ले लेगी और फिर इसको बराबर में डिस्ट्रीब्यूट करेगी। ये माना जाता है सोशलिस्ट। और मिक्स होता है, ये दोनों का मिला हुआ रूप होता है मिक्स। मतलब आधा समझ लीजिए कैपिटलिस्ट और आधा इसमें सोशलिस्ट, इसको बोलते हैं हम मिक्स। तो यही इकोनॉमी जो मिक्स है हमारी, तो हमने मिक्स मिश्रित अर्थव्यवस्था अपनाया था जब आज़ादी हमें मिली थी। तो ना हम अपनाए थे जो सोशलिस्ट बोला जाता है, और ना कैपिटलिस्ट मतलब कि जो पूंजीवादी है। तो अब ये जो पूंजीवादी है तो ये पूरा पश्चिमी देश अपनाते हैं। तो नाटो आप कंट्री का नाम जो सुने हैं, तो ये पूरी तरह से कैपिटलिस्ट देश था। मतलब कि इनके जो अर्थव्यवस्था में होती है वो सरकार ज़्यादा हस्तक्षेप नहीं करती है। और सोशलिस्ट आप देखेंगे कि यूएसएसआर जो पहले था, यूएसएसआर आज जो उसका उत्तराधिकारी रसिया है, तो इसने अपनाया था। और इसी को दोनों को लेके ये कैपिटलिस्ट और सोशलिस्ट का युद्ध, जो कोल्ड वार आप नाम सुनते हैं, तो ये चल रहा था कोल्ड वार। इसी इकोनॉमिक टाइप ऑफ इकोनॉमिक को लेके चल रहा था। तो ये चाहते थे जो अमेरिका गुट वाले की ज़्यादा से ज़्यादा हमारे गुट में देश आ सके, और जो ये सोशलिस्ट वाले चाहते थे रसिया वाले मतलब यूएसएसआर की ज़्यादा से ज़्यादा लोग हमारी तरह की जो इकोनॉमी हम फॉलो कर रहे हैं उसको अपना सके। तो उसी को लेके ये जो वार चल रहा था उसको हम कोल्ड वार बोलते हैं। और मिक्स जो है इसमें निजी क्षेत्र और सरकारी क्षेत्र दोनों होता है, मिश्रित अर्थव्यवस्था बोला जाता है। तो ये भारत में अपनाया गया इसको। ना हमने कैपिटलिस्ट पूरी तरह से अपनाया और ना सोशलिस्ट, तो दोनों का मिला जुला रूप अपनाया। तो आप देख सकते हैं कि कुछ हमारे क्षेत्र में निजी कंपनियां भी होती हैं, निजी मतलब कि जो प्राइवेट कंपनियां होती हैं, और कुछ आप देखेंगे कि पूरी तरह से सरकारी कंपनियां, जैसे रेलवे वगैरह देखेंगे, पहले डिफेंस वगैरह देखेंगे। तो पहले डिफेंस का सामान वगैरह कोई नहीं बना सकता था, तो अब प्राइवेट कंपनी भी बना रही है। तो वही अब जो हम हैं तो ये मिक्स से इधर ज़्यादा बढ़ रहे हैं अब कैपिटलिस्ट तरफ। तो वही अब जो कंपनियां हैं वो अब मिक्स में दोनों तरह की कंपनियां थी मैंने बताया। तो कुछ क्षेत्रों पे सरकार का नियंत्रण था और कुछ क्षेत्रों पे आप देखेंगे कि मतलब निजी क्षेत्र भी काम कर सकती थी। तो इसमें ये था मिक्स इकोनॉमी। तो ये 3 तरह का आपने देख लिया। और ये चौथा है कम्युनिस्ट जिसे बोलते हैं। तो ये कम्युनिस्ट, ये सोशलिस्ट जो है इसी का एक्सट्रीम वर्जन है, आप समझ लीजिए, एक्सटेंड करके एक्सट्रीम। मतलब इसमें ये सोशलिस्ट की ये लोग पूरी हदें पार कर देते हैं इसमें। तो ये कम्युनिस्ट चाइना जो फॉलो करता है वो है। और ये समाजवादी जो होती है सोशलिस्ट, इसकी चरम सीमा होती है और ये पूरा वर्ग रहित होती है। इसमें हर एक लोगों को बराबर माना जाता है और जितना भी कंपनी वगैरह होती हैं सब पे नियंत्रण पूरी तरह से मतलब सरकार का नियंत्रण होता है। इसमें कोई बड़ा छोटा नहीं होता। तो ये है चाइना का। तो ये आपने समझ लिया 4 तरह की जो इकोनॉमी फॉलो की जाती थी। तो अभी
तभी आप समझ पाएंगे कि आखिर में निजीकरण है क्या, जो प्राइवेटाइजेशन बोला जाता है। तो अब मैं आपको बताता हूँ कि प्राइवेटाइजेशन के बारे में। तो हम इधर देख लेंगे, तो हम जो इधर है तो इस साइड देखेंगे इसके पॉजिटिव पॉइंट को, और इधर हम निगेटिव पॉइंट को देखेंगे। तो दोनों देखना जरूरी है। ऐसा नहीं होता है कि कोई भी चीज़ों का बस एक ही पॉइंट होता है, बस लाभ ही होता है, तो नुकसान होते हैं ये सबको पता है। लेकिन इसमें देखा जाता है कि सबसे ज़्यादा फायदा क्या है और सबसे ज़्यादा नुकसान क्या है। तो जो निजीकरण होता है तो मैंने बता ही दिया आपको कि अब धीरे धीरे कैपिटलिस्ट की तरफ बढ़ा जाता है। मतलब सरकार के पास जितनी चीज़ें होती हैं उसको सरकार बेचती है, मतलब यही मान लीजिए। तो जो सोशलिस्ट में आपने सुना था कि पूरी तरह से मतलब सरकार कब्जा करके रखती है, जो भी क्षेत्र की कंपनियां वगैरह रहती है जो चाहे वो कब्जा करके रखती है। लेकिन वही चीज़ें अब इसमें बेच के फिर कैपिटलिस्ट बोला जाता है, उसके तरफ बढ़ा जाता है। तो इसमें होता है कि जो भी सरकार के पास चीज़ें कंपनियां वगैरह होती हैं तो उसको छोड़ के वो बेच देती है और फिर रेगुलेशन का काम करती है। इसमें मतलब सरकार बस रेगुलेट करेगी, बाकी जिसको जो करना है करे। अब सरकार कंपनी वगैरह इसमें नहीं चलाएगी। तो ये होता है प्राइवेटाइजेशन, आप ये समझ लीजिए। तो इसका फायदा ये होता है कि संसाधनों का उचित आवंटन होता है। तो जितने भी रिसोर्स हैं उनका उचित आवंटन होता है। मतलब कि जैसे मान लीजिए कि जिसको ज़रूरत है उसी को सामान इसमें मिलेगा। प्राइवेटाइजेशन में ये होता है। तो कंपनी पूरी तरह से डिमांड सप्लाई पे यहाँ पे काम करती है। तो पूरा जितना डिमांड होगा उतना ही यहाँ पे कंपनी जो होगी वो सप्लाई करेगी। लेकिन इसमें ये सब नहीं होता है। जो ये होता है सरकार के कंट्रोल में, सोशलिस्ट जिसे बोलते हैं, तो इसके कंट्रोल में ये होता है। तो ये डिमांड सप्लाई पे काम नहीं करता है। सरकार सबको बराबर बांटने का कोशिश करती है। तो अब मुझे मान लीजिए कि कोई चीज़ का ज़रूरत नहीं है लेकिन सरकार देगी तो सबको देगी। लेकिन इसमें यही होता है कि अगर मुझे किसी चीज़ की ज़रूरत है तो वही चीज़ें मिलेंगी मुझे। मतलब कि रेगुलेशन बहुत कम होगा इसमें, प्राइवेटाइजेशन जो होगा। तो अब जिस कोई जनता ज़्यादा ज़रूरत है, जनता के लोगों को जो चीज़ें डिमांड कर रहे हैं, कंपनी वही चीज़ें बनाती हैं, उसके अलावा कुछ नहीं बनाती हैं। तो इससे होता क्या है कि मार्केट में कंपटीशन बहुत ज़्यादा रहता है। इसमें रहता है कि बिल्कुल कंपटीशन नहीं रहता, क्योंकि सरकार अब की मोनोपोली रहती है। सरकार चाहे तो उसमें किसी को एंटर करे या ना करे। तो अब जो मान लीजिए एक कंपनी है किसी क्षेत्र की, चाहे रेलवे को आप ले लीजिए, तो रेलवे एक है यहाँ पे, तो एक है, तो इसमें कंपटीशन ही बिल्कुल नहीं रहेगा। कंपटीशन नहीं रहेगा तो फिर होगा क्या कि आपको पता नहीं चलेगी कि इसमें आपको किस तरह की सेवाएं मिल रही है, ये सब तो पता नहीं चलेगी, पहला नंबर है। और दूसरा नंबर ये है कि कंपटीशन नहीं रहता है तो फिर वो ग्रोथ भी नहीं करती है कोई भी कंपनियां। तो आज आप देख रहे हैं कि जितनी सरकारी कंपनियां थी वो बिकने के बाद देख रहे हैं कि अभी सबसे ज़्यादा ग्रोथ फेज में चल रही है। क्यों चल रही है? क्योंकि अब उनको पता है कि अगर वो अपने कार्य कुशलता जो होता है उसको नहीं इम्प्रूव करती हैं तो वो फिर दिवालिया हो सकती हैं और कंपनी बंद हो जाएगा। उसके लिए फिर वो जो काम करना चाहिए कंपनी को चलाने के लिए वो काम वो लोग कर रही हैं। इस वजह से हो क्या रहा है कि अब ग्रोथ धीरे धीरे उन कंपनियों का बढ़ रहा है, क्योंकि उन्हें पता है कि बंद हो जाएगा। और पहले उनको क्या पता था कि सरकार तो बेल आउट पैकेज दे ही देगी, बेल आउट पैकेज दे देगी तो हमारा कंपनी मतलब बंद नहीं होगा। सरकारी है बिल्कुल, कर्मचारियों को तो कुछ सोचना ही नहीं है। और कंपनी के जो भी CEO वगैरह, चीफ एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर, ये सब होते हैं तो उनको भी कुछ सोचना नहीं होता था। उनको पता है कि कंपनी को पैसा सरकार बाद में डूबने लगेगी तो दे ही देगी। तो ये होता है। और यहाँ पे होता है कि कंपटीशन वेरी हाई होता है। अगर आपको मार्केट में टिकना है तो कंपटीशन में साथ में चलना होगा, और कंपटीशन ज़्यादा होगा तो फिर वहाँ पे वस्तुओं के दाम गिरते हैं। तो गिरते हैं तो लोगों को यहाँ पे ज़्यादा फायदा होता है जो प्राइवेटाइजेशन होता है, क्योंकि बहुत सारी कंपनियाँ होती हैं। तो आप उससे मान सकते हैं, जैसे कि ये देख लीजिए, एक फ्रिज की कंपनी है मान लीजिए। तो यहाँ पे मान लीजिए अगर सरकार फ्रिज बनाती है तो सरकार इसको दाम तय करेगी जितना में उसे बेचना हो। लेकिन अगर यहाँ पे फ्रिज बन रहा है तो यहाँ पे कितनी भी कंपनियां हो सकती हैं। मान लीजिए 10 कंपनियां, मुझे कमाना है तो मैं भी खोल सकता हूँ इसमें। लेकिन यहाँ पे रेगुलेशन होता है, इसमें आप नहीं खोल सकते हैं ज़्यादा कंपनी वगैरह। तो इसमें फ़ायदा होता है कि फिर रेगुलेशन है इसमें, तो आप कितना भी कंपनी खोल सकते हैं। तो अब जो मान लीजिए A है, B है, C है, 3 कंपनी है, तो अब ये जनता को ऑफर करेगा। इसमें ऑफर क्या करेगा कि मैं आपको 10 रुपये में दूंगा, ये बोलेगा 9 रुपये में दूंगा, ये बोलेगा 8 रुपये में दूंगा, क्योंकि कंपटीशन बहुत ज़्यादा है इसमें। और इसमें के जो कंपनी है, एक ही कंपनी है, वो बोले कि 12 रुपये में मुझे बेचना है, तो आपको खरीदना है तो खरीदो, नहीं तो नहीं खरीदो। 12 रुपये में नहीं खरीदेगा तो फिर आपको नहीं मिलेगा यहाँ पे। लेकिन यहाँ पे कंपनी को बेचना है, कंपनी को बेचना है तो वो कंपटीशन में कस्टमर के लिए है। कस्टमर जितना कम में खरीदे और जितना मतलब उसको थोड़ा भी फायदा हो उससे, तो वो बेचेगी यहाँ पे। तो यहाँ पे होता है कि वस्तुएं भी सस्ती होती जाती हैं धीरे धीरे। और यहाँ पे होता है कि कंपनी कार्टेल वगैरह बना के रखती है कि मैं इतना ही पे बेचूंगा, लेना है तो लो, नहीं तो मत लो। इसमें ये होता है जो सरकारी क्षेत्र में होती है। तो सरकार जो भी चीज़ों का दाम डिसाइड कर दे, आप उसमें कुछ भी कर नहीं सकते, इसमें ये होता है। तो इसमें मतलब निजी अपने फायदे के लिए कुछ भी करने को लोग तैयार रहता है। तो इसमें लोगों में क्रिएटिविटी रहती है। और सरकारी में क्या है कि अब सरकारी जो जॉब है तो इसमें समझिए जॉब आपका फिक्स है, इसमें आपको क्रिएटिविटी कुछ नहीं होती, आप कुछ भी करने का इसमें नहीं सोचेंगे।
तो सोचेंगे नहीं। तो अब हमारे जो दिमाग में है तो ये सोशलिस्ट का हैंगओवर आप देखेंगे कि चढ़ा हुआ है, बहुत पहले से ही चढ़ा हुआ है, और इसमें लोग अब इससे निकलना नहीं चाहते हैं। तो जब गवर्नमेंट धीरे धीरे प्राइवेटाइजेशन कर रही है, हर एक सरकारी कंपनियों को अब बेचा जा रहा है, तो फिर लोगों का उससे गुस्सा भी निकल रहा है। तो गुस्सा वो निकल रहा है मतलब कि लोगों को मन में बसा हुआ है वो सरकारी नौकरी, ये सब चीज़ें, सरकारी सुविधाएं, इस वजह से लोग नहीं छोड़ रहे हैं। पहले इसका मोह जो होता है, मोह बैठ गया है इसमें, और मोह बैठ गया तो समझिए कि जैसे आप मान लीजिए अभी जो सरकारी नौकरी की तैयारी करता है, जो भी स्टूडेंट देखेंगे 5-5 साल 6-6 साल वो तैयारी कर रहा है, 6 साल तैयारी कर रहा है। और किसी किसी जॉब का आप देखेंगे कि एज भी आप देख लीजिए, एज कितना है तो 48 साल तक एज है किसी किसी PCS नौकरी के, या फिर किसी और भी नौकरी है, चाहे 38 साल एज है। तो आप समझ लीजिए वो 38 साल अपनी ज़िंदगी में तैयारी करके फिर क्या करेगा। तो वो जितना अपने पे इन्वेस्ट किया है ज़िंदगी में 38 साल तक, वो अपने पढ़ाई में चाहे जो भी चीज़ें, तो वो जाके पक्का है कि निकालेगा नौकरी से निकालेगा। तो फिर क्या होगा, नौकरी से निकालेगा तो करप्शन होगा। एक्सेस नंबर ऑफ करप्शन भारत ये देश में है। आप समझ लीजिए कि मतलब ये जो एशिया वाले रीजन में भारत में सबसे ज़्यादा करप्शन पाया जाता है। तो करप्शन क्यों होगा, इसी वजह से होगा। सरकारी नौकरी चाहिए आपको, तो अब जो मान लीजिए कि ये जो आप देखेंगे पुलिस का नौकरी, तो SHO की नौकरी के लिए लोग 1-1 करोड़ रुपया दे रहे हैं। तो 1 करोड़ उसमें सैलरी आपकी 40,000 है, 1 करोड़ रुपया दे रहे हैं, तो फिर उसके लिए तो वो करप्शन करेगा ही करेगा, ये बिल्कुल निश्चित बात है। तो इसलिए भी इतना इसमें दिया जा रहा है सरकारी जॉब में। और आप ये देख लीजिए प्राइवेट नौकरी में 1 लाख आजकल नॉर्मल लोगों को मिल जा रहा है सैलरी वगैरह, लेकिन लोग नहीं जाना चाहते उसमें। क्यों नहीं जाना चाहते, क्योंकि यहाँ पे पता है उनको जॉब फिक्स है, निकलने वाले हैं नहीं। और फिर उसके बाद उनका ये भी होता है कि अब इसमें सरकारी नौकरी में आपका जॉब हुआ तो क्या होगा, फिर आपको दहेज वगैरह मिलेगी। अब दहेज मिलेगी तो फिर क्या होगा, इससे लड़कियों के लाइफ पे भी प्रभाव बहुत ज़्यादा पड़ता है। तो दहेज का प्रचलन मेनली यहाँ पे आप देखेंगे कि सरकारी नौकरी के वजह से ही, तो सबसे ज़्यादा डिमांड में सरकारी नौकरी वाले रहते हैं। तो इससे ये भी दिक्कत है एक सरकारी नौकरी का, तो ये आप देख सकते हैं। तो इसमें एक लोग ये भी तर्क देता है कि अब जैसे कि बहुत सारी सरकारी जो कंपनियां हैं और बैंक है, तो इसके बारे में अब थोड़ा सा हम बात कर लेते हैं। तो बैंक वगैरह के बारे में तो आप देखेंगे कि लगभग हर एक बैंक अभी घाटे में है, और जितनी भी सरकार कंपनियां चलाती हैं, तो कुछ कंपनियों को छोड़ के हर एक कंपनी घाटे में है। और एक्सेस नंबर ऑफ रुपीज दिया जाता है बजट में इन लोगों को, तो बजट में पैसा दिया जाता है। तो अब समझिए, जब यहाँ पे थोड़ा सा बजट के बारे में आपको समझना पड़ेगा। तो जैसे मान लीजिए ये एक कंपनी है, ये कंपनी लॉस में है, ठीक है। तो लॉस में है तो फिर सरकार को यहाँ पे पैसा देनी पड़ेगी। तो सरकार पैसा देगी इसमें, मान लीजिए कि बजट से, फिर तो वो बजट से ही देंगी, तो वो टैक्स का ही पैसा जाएगा, ऐसा तो है नहीं। तो टैक्स का मान लीजिए पैसा गया इनके पास, मान लीजिए 10 रुपये, तो 10 रुपये गया, और सरकार की मान लीजिए जो खर्च है तो ये खर्च में से ही काट के देगी। तो जैसे मान लीजिए सरकार के पास 100 रुपये खर्च था, 100 रुपये में से 10 रुपये तो ये ले लिए, तो अब 90 रुपये ही खर्च में बचा नहीं इनको। तो खर्च में बचा तो अब क्या करेंगे, और इनके पास खर्च 100 रुपये का 100 रुपये है ही इनके पास। तो अब होगा क्या यहाँ पे कि इनको उधार लेना पड़ेगा। अब तो 100 का खर्च है इनको, और उधार यहाँ पे इनको लेना पड़ेगा। 90 रुपये इनके पास है, तो 10 रुपये अब उधार लिया जाएगा। तो यही उधार को हम फिजिकल डेफिसिट बोलते हैं, जिसे आपका उधार बोला जाता है इसको, मतलब ऋण। तो सरकार जिसे उधार लेती है उसको फिजिकल डेफिसिट बोला जाता है। और दूसरा क्या होता है, अब ये मान लीजिए कि इनका 100 रुपये का तो खर्च है, लेकिन 100 रुपये आना था, लेकिन आया इनके पास 90 रुपये है। तो ये 10 रुपये हर एक साल कम आ रहा है। तो 10 रुपये हर एक साल कम आ रहा है, यानी सरकार का जो है कि खर्च है 100 रुपया और कमाई हो रहा है अभी यहाँ पे 90 रुपये। तो होगा क्या, यहाँ पे 10 रुपये का ये इनके अंतर है कमाई में। तो अब ये जो होता है कमाई में अंतर, इसको रेवेन्यू डेफिसिट बोलते हैं, जिसे आप राजस्व घाटा भी बोलते हैं। तो राजस्व घाटा ये हो गया यहाँ पे। तो अब ये जो 10 रुपये का राजस्व घाटा हो रहा है, ये गवर्नमेंट को फिर उधार लेना पड़ता है 10 रुपया, और यही उधार जो गवर्नमेंट लेती है तो इसे फिजिकल डेफिसिट बोल दिया जाता है। तो ये उधार लेगी अब गवर्नमेंट, तो फिर ये पैसा तो चुकाना ही पड़ेगा गवर्नमेंट को। गवर्नमेंट कहाँ से चुकाएगी पैसा, तो उसके लिए फिर गवर्नमेंट को करना क्या पड़ता है कि आप समझ लीजिए फिर टैक्स आप पे बढ़ेगा। तो आप पे टैक्स बढ़ेगा, ये निश्चित बात है। तो इसी वजह से टैक्स बढ़ता है। तो अब ये जो बात है, तो ये रेवेन्यू डेफिसिट का कोई बात नहीं करता। और रेवेन्यू डेफिसिट ये सब क्यों बढ़ रहा है, क्योंकि अननेसेसरी जो लॉस में कंपनियां चल रही हैं उसको सरकार को पैसा देना पड़ रहा है। तो इस वजह से ये लॉस में चल रही है, फिर सरकार को उधार लेना पड़ रहा है। तो अभी आप मान नहीं सकते हैं कि जितना मान लीजिए सरकार की 100 रुपये की आमदनी है, तो बस इनको ब्याज भुगतान में 100 रुपये आमदनी है, तो गवर्नमेंट बस ब्याज भुगतान में जितना पैसा ली है 18 रुपये बस ब्याज भुगतान में जा रहा है। तो 100 रुपये आप कमा रहे हैं, तो समझिए कि आपके पास 18 रुपये ब्याज भुगतान में ही चला जा रहा है। तो इतना बड़ा रकम जा रहा है। तो इन सब के ही वजह से जा रहा है। ये कंपनियां वगैरह लॉस में है, तो इसमें ज़्यादा खर्च लग रहा है, तो इस वजह से भी कंपनियों को बेचा जा रहा है। तो फिर लोगों को दिक्कत हो रहा है इसमें। और अब थोड़ा हम देख लेते हैं कि ये सरकारी कंपनियां जो होती हैं इनकी कार्यकुशलता के बारे में। तो अब जो सरकारी ऑफिसर होते हैं उनकी आप काम
का जानते हैं, इसमें किसी को बताना नहीं है और किसी से ये छिपा नहीं है। तो एक्सेस नंबर ऑफ करप्शन और काम ना करने का इन लोगों का प्रवृत्ति है। तो एक आप मान लीजिए कि जैसे बैंक है, सरकारी बैंक, तो SBI में आप चले जाइए तो आपको पता है ये कि लंच करने का टाइम कोई नहीं होता है बैंक में, लेकिन आप जाइएगा तो हमेशा उनके 2 बजे के टाइम में आधे से 1 घंटे में आप जब भी देखिएगा तो वो बोलेंगे कि ये लंच का टाइम है। लेकिन बैंक में ये फिक्स है कि बैंक में कोई भी लंच का टाइम नहीं होता है। तो वो लंच के टाइम पे 1-2 घंटा वहाँ पे फिर कस्टमर को टारते हैं। तो ये फिर क्या हुआ, वो बैंक पे प्रभाव पड़ेगा और फिर उसकी कमाई पे भी वो प्रभाव पड़ेगा। तो अब दूसरा बात ये देख लीजिए कि 0 रुपीज़ पे बैंक को अकाउंट खोलने का RBI का गाइडलाइन है 2004 से, लेकिन कभी भी आप SBI चाहे कोई भी बैंक में देख लीजिए जाके, तो वो कभी भी आपको नहीं बताएंगे। तो वो मिनिमम अमाउंट बताते हैं कि 2000 लाओ या फिर 5000 लाओ, तभी जाके वो फिर आपको अकाउंट खोलेंगे। तो ये मेरे साथ भी हो चुका है, लेकिन मैंने फिर मैनेजर से बात किया तो फिर उन्होंने खोला ये 0 अकाउंट पे मेरा बैंक अकाउंट। तो ये आप समझ सकते हैं। तो वो क्यों नहीं बोलते हैं ये चीज़ें, क्योंकि उनको काम करनी पड़ेगी। तो ये होता है यहाँ पे सरकारी। प्राइवेट वाले के पास जाइए, वो आपको हाथ पकड़ के चाय पिला के वहाँ पे आपका अकाउंट खोल के देगा, ये निश्चित बात है, घर पे भी आके खोलेगा। तो ये होता है प्राइवेटाइजेशन का फायदा। जनता के लिए भी जो चीज़ें होती हैं वो ईजी हो जाती हैं। और फिर कुछ लोग ये भी बोलते हैं कि जो सरकार बैंक के घाटे में है तो उसको सही से चलाए, जैसे प्राइवेट प्लेयर चलाता है। तो अब मान लीजिए कि सरकार का काम रेगुलेशन है कि फिर कंपनी चलाना है। अब सरकार से बोलिएगा चप्पल बनाओ, जूते बनाओ, कोयला निकालो, तो ये सरकार का काम नहीं होता है। तो उसमें इफिशियंसी गिरेगी ही गिरेगी। और मान लीजिए कि जो सरकारी कंपनी के कर्मचारी होते हैं तो वो आप देख सकते हैं कि 6 साल 7 साल जो जी के रट के पढ़ के जा रहा है वो फिर कैसे सुधार करेगा उसे। तो आप एक इनकम टैक्स ऑफिसर है, उससे ये सब रेवेन्यू डेफिसिट और ये सब फिजिकल डेफिसिट पूछिएगा तो उनको नहीं पता होता है। तो फिर वो उस कंपनी में कैसे सुधार करेंगे या फिर राजस्व में कैसे सुधार करेंगे। चाहे आप मान लीजिए जो IAS ऑफिसर है, चाहे कुछ भी है, तो आर्ट वाले को अगर आप साइंस बैकग्राउंड या फिर इंजीनियर वाले बैकग्राउंड में बैठाइएगा तो फिर वो उसमें सुधार कैसे कर सकता है। तो अभी लेटरल एंट्री जो बात चल रहा था कि जिस क्षेत्र से जिसका एक्सपीरियंस होगा उसको सरकार सीधे उठा के उस क्षेत्र में IAS ऑफिसर या फिर सेक्रेटरी बना दी उसमें, तो इसका भी बहुत विरोध हुआ। तो उसको एक्सपीरियंस होगा, इसलिए ये बोला गया था कि एक्सपीरियंस होगा उस क्षेत्र में उसको काम करने का और फिर इसको बैठाइएगा इसमें, तो फिर वो चीज़ें उसको फायदा होंगी उसमें। आप सरकारी कंपनी में इसका भी उदाहरण ले सकते हैं। तो BSNL कंपनी का, जो कि सरकार अभी बेचना चाहती है लेकिन कोई खरीदने के लिए तैयार नहीं, तो इस लेवल का वो नीचे चली गई है। तो ये होता है नुकसान। मतलब अगर सरकार ज़्यादा रेगुलेशन करती है तो क्या फ़ायदा, अगर नहीं चल रहा है तो उसको बेच के हटाओ। वही सरकार कर रही है तो फिर लोगों को उससे दिक्कत है। और सरकारी में क्या है, जॉब का तो पता है कि फिक्स ही है और सैलरी तो आ ही रही है, तो काम का करना है। ये प्रवृत्ति बहुत दिनों से चली रही है पूरे देश में। तो देश का अभी पीछे जाना है, ये भी एक कारण माना जाता है। तो लोग बस ये बोल रहे हैं कि गवर्नमेंट एयर इंडिया बेच रही है, ये बेच रही है, वो बेच रही है। अब सरकार का काम ये थोड़ी है कि प्लेन उड़ा है। सरकार का ये काम है कि प्लेन कैसे उड़ेगी वो जानती है। ये नहीं जानती कि सरकार प्लेन कैसे उड़ेगी। वो सरकार का काम है कि बस वो जानती है कि प्लेन इस रूट से उड़ेगी, ऐसे उड़ेगी, ये काम है सरकार का। तो इसमें ये होता है। तो अब ये सब चीज़ें लोग नहीं समझ पा रहे। क्यों नहीं समझ पा रहे? क्योंकि हमारी मानसिकता बनी है। अब तैयारी भी करने जाता है तो कोई क्या पढ़ता है, GK पढ़ता है, तो एक किताब लाएगा उसको रट लेगा। तो फिर आप उसी टाइप से सोच सकते हैं जो चीज़ें होती हैं ना। एक किसी को पेपर पढ़ना होता है ज़िंदगी में अपने, कोई भी ऐसा नहीं है जो न्यूज़ पेपर पढ़े, आर्टिकल पढ़े, तब तो पता चलेगा फिर एनालिसिस उसमें क्या चल रहा है। तो वो कोई नहीं करने वाला। अब इतिहास मान लीजिए जैसे कोई पढ़ता है, तो अब इतिहास पढ़ता है तो वो इतिहास में क्या पढ़ेगा, गांधी जी के दादा के नाम का था, तो वो ज़्यादा नॉलेजेबल वहाँ पे आज कंपेयर माना जाएगा जिसको कि गांधी जी के दादा का नाम याद नहीं है। अरे तो नहीं याद है तो नहीं याद है भाई, उसमें ये गांधी जी के दादा से मुझे क्या काम है। तो एनालिसिस वाले चीज़ों पे पढ़ाने वाले भी टीचर वही हैं कि ध्यान नहीं देते हैं। तो यूट्यूब पे आप जितने भी क्लास देखेंगे तो वही है, जितना फैक्ट रटा दो उतना अच्छा टीचर। और स्टूडेंट भी देखेंगे मिलियन व्यूअर पहुंचा देते हैं और वो देख क्या रहा है, एनालिसिस के नाम पे फैक्ट दिए जा रहा है, और वो फैक्ट लोग रट रहे हैं, लेकिन वो एक सिंगल फैक्ट एग्जाम में नहीं आता है। तो उतना डीपली कुछ नहीं पढ़ने का होता है। जहाँ पे घुसना है वहाँ पे लोग घुसते नहीं हैं एनालिसिस वाले चीज़ में। तो इतिहास इसलिए नहीं पढ़ाया जाता है कि आप उसका एक एक डेट याद कर ले, एक एक सन याद कर ले, एक एक चीज़ें याद कर ले। इतिहास उसलिए पढ़ाया जाता है कि आप सीख सके, उससे समझ सके बातों को, आज उसमें इम्प्लीमेंट कर सके, इम्प्लीमेंट करके फिर उसको सुधार सके, उसमें पता कर सके कि पहले अभी जो पढ़े हैं और अभी में अंतर क्या है। ये चीज़ें समझेंगे तब जाके इसमें वो एजुकेशन होता है। लेकिन एजुकेशन के नाम पे वहाँ यहाँ पे यही चलता है। एग्जाम भी उसी टाइप का है और फिर
आपको पढ़ना भी उसी टाइप का। तो अब इसमें ये नहीं, मान लीजिए पढ़ाई का मतलब क्या है, तो राजपूत शासन के बारे में पढ़ेंगे, चौहान वंश, ये वंश, वो वंश, ठीक है, सब वंश के बारे में जान लिए, लेकिन इसमें ये कोई नहीं बताता था अब राजपूत का डिक्लाइन क्यों हो गया है, राजपूत क्यों हार गए हैं। तो उससे सीख के फिर हम आज चीज़ें को अच्छे कर सकते हैं। बार बार अरब आक्रमण हुआ तो क्यों हुआ, क्यों इंडिया डिफीट हुआ, फिर ये सब जानना होता है, फिर उसको जान के अभी सुधार करना होता है। तो लोग ये नहीं जानना चाहते, बस ये जानते हैं कि अरब आक्रमण हुआ, ऐसे ऐसे हुआ, ये हुआ, दिल्ली सल्तनत एस्टेब्लिश हो गया, खिलजी, मोहम्मद, तुगलक, ये सब जान गए खूब अच्छे से, खूब रट लिए चीज़ें, फिर आपका काम खत्म होगा। तो एजुकेशन भी इस टाइप की है। अब दिल्ली सल्तनत का पतन क्यों हुआ तो ये जानना जरूरी होता है, ये जानना जरूरी नहीं होता है कि तुगलकों ने कितना नहर खुदवाया है। तो लोग ये जानना चाहते हैं कि कितना नहर खुदवाया है। अब नहर क्यों खुदवाया ये जानो ना, तो ये इसमें होता है। तो पढ़ाई भी आप वही समझ सकते हैं कि वही चलता है, सरकारी नौकरी के अनुसार ही पढ़ाई अभी चल रहा है। तो लोग बस नौकरी के लिए वहाँ पे शिक्षा ले रहे हैं, तो उसमें जीके जो भी चीजें धड़ल्ले से रटा जा रहा है और रटा जा रहा है। तो फिर उसमें यही हो रहा है कि क्यों प्राइवेटाइजेशन किया जा रहा है, तो वो किसी को पता नहीं है, लेकिन उनको ये पता है कि ये चीजें सही नहीं है। आप ये उदाहरण देख सकते हैं रेलवे का। तो रेलवे में आप देख सकते हैं कि एक्सेस नंबर ऑफ करप्शन जो कर्मचारी करते हैं। तो टीसी को आप देख लीजिए, जितना टीसी करप्शन करते हैं उतना कोई नहीं करता, और रेलवे हमेशा घाटे में रहती है, और घाटे में रहती है। और आप ये भी देख सकते हैं कि जो ये लोग सुविधा देते हैं तो वो सुविधा के नाम पे कुछ नहीं है। आप एक बार रेलवे में 24 घंटे ट्रेन लेट होती है, ये क्या सुविधा, उनकी ज़िंदगी का कोई महत्व है कि नहीं पब्लिक का। बाकी कंट्रियों में अगर जाइए तो 1 मिनट ट्रेन लेट होता है तो उनको जवाब देना होता है, लेकिन यहाँ पे 24 घंटे लेट हो जाए तो ये रेलवे कुछ नहीं बोलेगी आपसे, चाहे कुछ भी इसका भरपाई नहीं करेगी। तो ये क्या है, ये हैंगओवर बोलता है, जो सोशलिस्ट का हमारे ऊपर भूत चढ़ा हुआ है। तो सरकार चलाएगी तो ऐसे ही सुविधा आपको मिलेगी, ये पक्की बात। जिस सेक्टर में सरकार काम कर रही है और सरकारी हाथ में कंपनी क्या है, उसका बेड़ा गर्क है। आप उठा के देख लीजिए, एक से लेके जो भी कंपनियां हो, तो कुछ छोड़ के, क्योंकि उसमें डिमांड ही बहुत ज़्यादा है। तो जो ऑयल इंडिया है तो आप देखेंगे फायदे में रहती है। तो ऑयल इंडिया का इतना डिमांड ही है ऑयल का कि उसमें उसको फायदा रहना है, ये बिल्कुल लाजमी सी बात है। बीएसएनएल में देख लीजिए, बीएसएनएल पहले तो फायदे में थी, जैसे जियो ये सब प्राइवेट कंपनियां आई तो फिर वो लॉस में जाने लगी, क्योंकि वो कम्पीट ही नहीं कर पाती सरकारी कंपनी, किसी भी प्राइवेट कंपनी से कोई भी सरकारी कंपनी कम्पीट नहीं कर पाती। यहाँ पे बीएसएनएल का देखिए हाल कैसा हो गया। तो ये होता है यहाँ पे प्राइवेटाइजेशन का फायदा, इतना आप इतना चीज़ें यहाँ पे समझ सकते हैं इससे। और ये है कि अब जो प्राइवेटाइजेशन हो रहा है तो ये आंख बंद करके नहीं होना चाहिए। तो कुछ सेक्टर में अभी भी गवर्नमेंट का रेगुलेशन होना चाहिए, जैसे डिफेंस वगैरह में होता है तो डिफेंस वगैरह में होनी चाहिए, और वो भी सूचना तक ही होनी चाहिए। क्या बनाना है क्या कंपनी को, वो नहीं कि फाइटर जेट कौन सी कंपनी है, कौन बना रही है, उससे मतलब ना रखे। बस सूचना वगैरह में हस्तक्षेप नहीं करने देना चाहिए कंपनी वगैरह को। और पर्यावरण वगैरह वाले क्षेत्र में जो भी है तो इसमें रेगुलेशन रखना चाहिए। और बाकी प्राइवेटाइजेशन बहुत ही अच्छा है और ये बहुत पहले होना चाहिए था, लेकिन अब हमारे देश में तो ये चीज़ें लोगों को समझनी पड़ेगी। और समझनी गवर्नमेंट जब समझती है तो गवर्नमेंट अब रुकने वाली है नहीं। लोग कितना भी चिल्लाए, प्राइवेटाइजेशन हो रहा है और होगा ही वो। तो धीरे धीरे आप देखेंगे कि हर एक चीज़ें प्राइवेटाइजेशन हो जाएगी। और दूसरी बात यह है कि पहले तो हम बोलते हैं कि हम सबसे बड़ी डेमोक्रेसी है। तो डेमोक्रेसी में क्या होता है कि आप अपने इच्छा अनुसार कुछ भी कर सके, कुछ भी व्यापार कर सके। तो फिर इसमें रोक किस बात की, गवर्नमेंट के रोक क्यों लगाए कि इस क्षेत्र में हम ही काम करेंगे। तो डेमोक्रेसी में यही होता है कि पब्लिक जो चाहे वो कर सके, व्यापार हो कुछ भी हो, चीज़ें उसको स्वतंत्रता होनी चाहिए। तो जितने भी वेस्टर्न कंट्री है तो उसमें देखेंगे स्वतंत्रता है उनको। कोई भी कंपनी, तो एक आटे की कंपनी चाहे तो 10 लोग खोल सकता है, लेकिन वही सोशलिस्ट जो होते हैं तो वो बोलते हैं कि एक आटे की कंपनी है तो एक बस सरकार ही चलाएगी और सरकार चला के फ़ायदा कमा के फिर आप लोगों में डिस्ट्रीब्यूशन करेगी यहाँ पे। तो ये होती है। तो अब जहाँ तक बात होती है कि लोग बोलते हैं फिर गरीबों का शोषण होगा, गरीबों का कौन क्या करेगा। तो अब आप ये समझ लीजिए जो डेवलप कंट्री हैं तो डेवलप आप ऐसा नहीं है कि वो शिक्षा और स्वास्थ्य पे खर्च नहीं करती हैं, मतलब शोषण होता है लोगों का वहाँ पे। आप देखेंगे तो आप आंकड़े में विश्वास नहीं करेंगे। तो इंडिया का हेल्थ एक्सपेंडिचर कितना है जीडीपी का, लगभग 1.5% होगा। और डेवलप कंट्रियों का आप मान नहीं सकते 6-7% ज़्यादा हेल्थ एक्सपेंडिचर उनका होता है। 6-7% मायने रखता है, बहुत ज़्यादा मायने रखता है। हेल्थ एजुकेशन पे उनका खर्च रहता है। और इंडिया का कितना, 1% देखेंगे तो हेल्थ पे होगा 1-1.5%, और 1-1.5% होगा उनका शिक्षा पे। तो ये आप समझ सकते हैं इतना डिफरेंस होता है यहाँ पे। तो वो लोग और ज़्यादा खर्च करते हैं इन सब चीज़ों पे। और आप ये भी देख सकते हैं जो हमारे स्कूल हैं सरकारी, तो अब ये खर्च आप 1-1.5% करने से तो फिर कहाँ से स्कूल की शिक्षा देख सकते हैं कि कैसे शिक्षा मिलती है। तो टीचरों को आप देख लीजिए, टीचरों को कुछ नहीं उसमें
देखिएगा तो मुश्किल से नहीं आता है। और टीचरों का सैलरी कितना है, 70,000 80,000। तो वही एक प्राइवेट टीचर आप उसमें जो 70,000 सैलरी पाते हैं, एक तो पहले वो स्कूल में आते नहीं है, आते हैं तो फिर सोना वही चाहिए। और स्कूल की स्थिति देख लीजिए, स्कूल ऐसा होता है कि फिर वो एक बार बारिश हो जाए तो फिर बारिश नीचे तक छूते रहता है। तो ये टाइप की शिक्षा भी मिलती है सरकारी चीज़ों में। और पहले तो एजुकेशन मिलती भी थी, अब वो भी एजुकेशन नहीं मिल रही है सरकारी स्कूलों में। और टीचरों का वही है, एक अगर प्राइवेट स्कूल के टीचर को देखिए आप तो 10-12 हज़ार में वो आपको मिल जाएंगे। तो एक जो सरकारी स्कूल का टीचर हो जाता है तो वो लगभग समझिए 50,000 सैलरी है। तो 5 टीचर प्राइवेट वाले आपको मिल जाएंगे उसमें। और उनसे वो बहुत ज़्यादा मेहनत करते हैं जो प्राइवेट टीचर होते हैं, आप समझ नहीं सकते उतना मेहनत करते हैं। होमवर्क से लेके हर एक चीज़ों का उसमें ध्यान रखा जाता है, क्योंकि प्राइवेट में कंपटीशन बहुत ज़्यादा होता है। कंपटीशन फिर होगा तो इफ़िशियंसी बढ़ेगी। तो अब जो शिक्षा में है तो समझिए देश के हर एक लोग एजुकेटेड होंगे, प्राइवेट में एजुकेटेड होंगे तो फिर वो ग्रोथ करेगा। और सरकारी में क्या है, वहाँ पे पढ़ाएं या ना पढ़ाएं आपको 1 तारीख को सैलरी मिलनी ही है, सरकारी में ये होता है। तो सरकारी स्कूल का और शिक्षा व्यवस्था का आप बात नहीं कर सकते, उसमें कितना ज़्यादा हम लोग नीचे हैं। तो ये सब इतनी चीज़ें हैं, तो प्राइवेटाइजेशन होना चाहिए, लेकिन वही है कि कुछ सेक्टर में छोड़ के तो जो पर्यावरण वगैरह का है तो इनमें भी ध्यान हमें रखना होगा। क्योंकि जो प्राइवेट वाले होते हैं तो ये पर्यावरण का बहुत ज़्यादा दोहन करते हैं, उनको फ़ायदा से बस मतलब होता है। तो सरकार तो उसमें देखेगी कि फ़ायदा हमारा कम ही हो, लेकिन पर्यावरण वगैरह का दोहन ज़्यादा ना हो। क्योंकि पर्यावरण जो ये सब चीज़ें होती हैं तो सरकार के अंडर में आती हैं और इन्हीं को देखना होता है। तो लेकिन ये जो प्राइवेट वाले कंपनी होते हैं तो ये पर्यावरण वगैरह से इनको मतलब रहता नहीं है, ये बस उसका दोहन करके इनको बस एक ही मोटिव रहता है इनका फ़ायदा का। तो फ़ायदा में ये फिर पर्यावरण वगैरह का ज़्यादा दोहन कर सकते हैं। तो इसमें ये होता है, तो यहाँ इन सब पे रेगुलेशन ज़्यादा होनी चाहिए गवर्नमेंट की। तो इतने चीज़ों से आप समझ सकते हैं कि प्राइवेटाइजेशन, और ये अच्छा है तभी जाके हो रहा है। तो डेमोक्रेसी में होना भी चाहिए और ये हो भी रहा है, और पहले भी इसको करना चाहिए था, लेकिन अब इसको किया जा रहा है। तो अभी भी किया जा रहा है तो कोई गलत नहीं है, ये बहुत ही अच्छा। और कंपटीशन इससे मार्केट में बढ़ेगा, कंपटीशन जो बढ़ेगा तो फिर इससे जनता को बहुत फ़ायदा है। कंपटीशन जितना बढ़ता है उतना समझिए कि प्रोडक्ट चीप होता है, मतलब सस्ता हो जाएगा। तो आप जियो से एक मिला सकते हैं। तो पहले जो ये कंपनियां थी तो कंपटीशन को पूरी तरह से समाप्त करके रखी थी, जितने भी टेलीकॉम कंपनियां थी तो ये कंपनियां बिल्कुल कंपटीशन था ही नहीं। तो आप देख सकते हैं कि उस टाइम जब नया नया में आया था तो 2-2 हज़ार का मोबाइल रिचार्ज होता था, और जैसे जियो एक आया तो आप देख सकते हैं कि 10-10 गुना डाटा का दाम खत्म हो गया, 5-5 6-6 गुना कम हो गया कॉलिंग वॉलिंग वगैरह। तो ये देखते हैं तो ये किसका प्रभाव है, ये कंपटीशन का प्रभाव है। पहले कंपनियां जो थी तो वो कार्टेल बना के रखी थी, और उसी में ये BSNL भी कंपनी थी कार्टेल में ये नहीं थी, इसको पता नहीं था। तो कंपनी सरकारी थी तो सरकारी कंपनी का ये मोटिव नहीं होता कि फ़ायदा कमाना, वो जनता की सेवा के लिए काम करती है उसमें। तो इस वजह से ये था। तो फिर BSNL भी दिवालिया हो गया, और अब कितना कंपनी देखेंगे कि इसमें दिवालिया हुआ जब मार्केट में कंपटीशन जियो लेके आया। तो जब तक कंपटीशन नहीं होगा तो एक तो प्रोडक्ट आपको सस्ता नहीं मिल सकता है, और दूसरा है कि देश का ग्रोथ नहीं हो सकता है। तो कंपटीशन बहुत ज़रूरी होता है, तो उसी को प्रमोट किया जा रहा है ताकि ग्रोथ भी हो और प्रोडक्ट का दाम भी गिरेगा। तो आज आप देख सकते हैं कि मतलब तरह तरह की चीज़ें मिल रही हैं। तो वो क्यों मिल रही हैं, क्योंकि प्राइवेटाइजेशन है, बहुत सारी कंपनियां तो तरह तरह के वो प्रोडक्ट बनाती हैं, तरह तरह के आपको सामान मिलेंगे। कोई कंपनी आपको एक ही फ़ोन को देख रहे हैं कि 10,000 में बोलती है, कोई उससे कम में लाती है, फिर वो बोलती है 9,000 में देंगे, फिर वो बोलती है हम 8,000 में देंगे। तो इससे क्या होता है, इससे कंपटीशन बढ़ता है, तभी तो वो कम कर रही हैं। तो फिर इससे जनता को फ़ायदा है ही कि फिर वो प्राइस कम हो जाता है किसी भी वस्तु का, तो वो प्राइस धीरे धीरे कम होते जाएगा। तो ये फ़ायदा बिल्कुल मिलती है और ये मिलेगी, और धीरे धीरे प्राइस कम होते जाएगा। तो पहले AC कूलर फ्रिज चाहे ये सब चीज़ें वैरायटी के इतने मार्केट में आप चीज़ें नहीं देख रहे हैं। तो ये प्राइवेटाइजेशन का ही फ़र्क है कि अब इतने सारे चीज़ों का उत्पादन वगैरह हो रहा है, और ये सब प्राइस धीरे धीरे घटती जाती है। तो हर एक लोगों को सुविधाएं वगैरह मिलने लगती हैं इसमें। तो ये होता है। तो ये इतने फ़ायदे मैंने बता दिए, तो आप इसे समझ सकते हैं। और जो भी पढ़ाई करनी है तो आप लोग समझिए कि कॉन्सेप्चुअल चीज़ें पढ़नी है, और देश का वही मतलब नागरिक समझ सकता है चीज़ों को जो पेपर वगैरह पढ़ता हो, हर एक चीज़ें जानता हो। फैक्ट रट के एग्ज़ाम पास कर सकते हैं, बाकी आपको कुछ समझ में नहीं आएगा। और एग्ज़ाम भी पास करके अब वो एग्ज़ाम वाला ट्रेंड खत्म हो गया धीरे धीरे। अब वैकेंसी आ नहीं रही है, आप देख रहे हैं 3-4 साल तक वैकेंसी नहीं आ रही है। तो गवर्नमेंट का प्लान है कि धीरे धीरे ये जितनी भी सरकारी वैकेंसियाँ हैं तो धीरे धीरे करके इसको कम की जाएंगी। तो वो जो लोग अभी नहीं समझेगा फिर वो बाद में समझ ही जाएगा धीरे धीरे, जब उनकी एज बीत जाएगी। तो ये चीज़ें हैं जो आपको समझनी।